बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि रदरफोर्ड ने किस तरह से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली, यानी कि सोने की बनी हुई फॉइल ली, जिसकी लेंथ या आप यूं कह लो कि विड्थ थी, जो थिकनेस थी वो थी 0.0004 सेंटीमीटर, और वो ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल ये है बेसिकली, और इसकी थिकनेस 0.4 टाइम 0 होगा। ठीक है, 0.4 टाइम 0 और फिर 4 सेंटीमीटर जो है वो थिकनेस की गोल्ड फॉइल ली। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है, इसके अंदर बम्बार्डमेंट जो है वो करवाएगी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, शुआएं खारिज करते हैं, अल्फा बीटा गैमा। तो इनमें से इन रेडिएशंस में से जो रेडिएशन ली गई वो थी अल्फा रेज। तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो इस गोल्ड फॉइल के ऊपर कोलाइड करवाएगी। अब एज ए डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर को किसको इस्तेमाल किया गया? डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया ये एक फिल्म है। ठीक है, ये जो आपको राउंड फॉर्म में नजर आ रही है, ये अंदर वाली साइड पे फिल्म है जिसको कोट करवाया गया जिंक सल्फाइड के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे जो मटेरियल कोटेड है ये जिंक सल्फाइड का है। ये जिंक सल्फाइड से कोटेड जब मटेरियल के ऊपर गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स गुजर के इधर टकराए तो यहाँ पे फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हुई, यानी कि ये जो आपको गोल्डन कलर नजर आ रहा है तो ये लाइट थी, फ्लोरिसेंस थी इन अल्फा पार्टिकल्स के टकराने के बाद यहाँ पे हासिल हुई। इस वजह से जो है इस तरह से किया गया ताकि हम अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो दोबारा से हम बताती हूँ कि रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? जो रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा बीटा या गैमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन का सोर्स लिया गया था वो रेडियम या पोलोनियम था। ठीक है, तो इन्होंने अल्फा रेडिएशन जो है एमिट की, गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है वो कोलाइड करवाई, और उसके बाद से गोल्ड फॉइल के आगे जो है वो एक स्क्रीन लगाई गई। ठीक है, एक प्लेट लगाई गई जो कि एक मटेरियल के साथ कोटेड थी जिंक सल्फाइड। जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके टकराए तो इन्होंने लाइट प्रोड्यूस की, जिससे यहाँ पे इनकी जो है ना वो पाथ को हम स्टडी कर सकें। और ये गोल्ड फॉइल जो है ये 0.4 टाइम 0 और 4 सेंटीमीटर थिक थी। ठीक है, अब इसको हम जरा और जो है ना बड़ा करके देखते हैं कि ये क्या है, गोल्ड फॉइल किस किस्म की थी। ठीक है, तो ये गोल्ड फॉइल में मौजूद जो एटम्स हैं इनको इस तरह से हमने राउंड फॉर्म में शो किया, और इसके अंदर ठीक है ये जो ब्लैक कलर की लाइंस गुजर रही हैं बेसिकली दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स को अगर हम खोल के देखें कि ये क्या होते हैं, तो हमारे पास हीलियम एटम जो होता है, हीलियम जिसको हम ही से जाहिर करते हैं, इंग्लिश वाला ही जो होता है केमिस्ट्री में वो हीलियम कहलाता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, दैट मीन्स कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इसका एटॉमिक मास 4 होता है। ठीक है, तो ये हीलियम एटम है। तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है जिसको 2 पॉजिटिव आयन से शो किया गया, यानी कि यहाँ पे आपको 2 जो ब्लैक में प्लस साइन नजर आए, ये 2 प्रोटॉन्स को शो कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन को भी फिलहाल डिस्कवर नहीं किया गया था, न्यूट्रॉन मौजूद तो होते हैं बट मैंने न्यूट्रॉन को यहाँ पे शो नहीं किया। और हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हीलियम एटम में से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ से निकाल दिया जाए, ये वाले इलेक्ट्रॉन को और ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, तो फिर हमारे पास सिर्फ जो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन मौजूद हैं और 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसको हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी हीलियम न्यूक्लियस का दूसरा नाम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो एमिट करते हैं। 3 तरह की रेज एमिट करते हैं, उनमें से एक रे जो मुश्तमिल होती हैं वो अल्फा पार्टिकल्स में, जो एक्चुअल में हीलियम के न्यूक्लियस हैं। तो न्यूक्लियस की जमा जो होती है न्यूक्लियाई होती है, तो आपको बुक में न्यूक्लियाई भी लिखा हुआ मिलेगा, हीलियम न्यूक्लियाई। दैट मीन्स के बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो हीलियम एटम के होते हैं। ठीक है, तो जो हीलियम न्यूक्लियाई इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं? He2 इसका एटॉमिक नंबर होगा, 4 इसका एटॉमिक में, ऐसा कोई चेंज नहीं है कि यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है, जबकि यहाँ पे इसके ऊपर +2 चार्ज होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। क्लियर है? तो
अब ये गोल्ड फॉइल जो है उसको हमने इस तरह से शो किया है कि ये गोल्ड फॉइल में मौजूद गोल्ड के एटम्स हैं। ये जो बड़े बड़े सर्कल्स मैंने बनाए हैं जो ये गोल्ड के एटम्स हैं। ठीक है, अब ये हीलियम जो पार्टिकल हैं, हीलियम जो न्यूक्लियस हैं या न्यूक्लियाई जो हैं, ये रेस की फॉर्म में इन पे कोलाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये रेज हैं। तो 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो देखेंगे, इन तीनों ऑब्जर्वेशन को देखेंगे हम बारी बारी। नंबर 1 कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स को हम इस तरह से भी लिखते हैं, डिनोट इस तरह से अल्फा साइन से करते हैं, तो वो सीधे गुजर गए, सीधे गुजरे। तो अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ये फ्लैशेस हैं, और यहाँ पे मैंने स्क्रीन को सीधी लाइन से शो किया है। ठीक है, जो हमने पहले राउंड फॉर्म में नजर आ रही थी ये स्क्रीन है, और यहाँ पे आके जब अल्फा पार्टिकल कोलाइड किए तो ये येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करें, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स जो है आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं कि ज्यादातर सीधे गुजर गए। ठीक है, ज्यादातर जो है वो सीधे गुजर गए। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द एटम्स, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधे गुजर गए। और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या की गई, दूसरी ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे कि सम ऑफ देम, कुछ उनमें से ऐसे थे, दे डिफ्लेक्टेड ऑन द लार्ज एंगल। ये मैंने बड़े वाला बनाया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये टकराएं। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मुड़ जाना, अपने रास्ते को छोड़ देना, इनहराफ, ठीक है, मुनहरिफ हो जाना। तो कुछ जो है बड़ा एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो गया अपने रास्ते से, और कुछ जो है, तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये देखेगी कि तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो बहुत थोड़े पार्टिकल्स ऐसे देखेंगे कि जो टकराए और टकराने के बाद वापस आ गए। जिस तरह हम एक सपोज ये बॉल है, इसको फेंकते हैं जमीन पे, और ये टकराने के बाद इस डायरेक्शन में फेंकते हैं और इसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। ठीक है, दोबारा से समझो कि बॉल है वो जमीन पे हम फेंकते हैं, सपोज आप जो न्यूक्लियस है ना इसको जमीन ही समझो, इस पे फेंकते हैं और ये वापस आ जाती है। तो कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन इस तरह से देखेगी कि ये जिस तरह से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। तो ये तादाद में बहुत थोड़े थे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, कुछ जो है उन्होंने लार्ज एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत थोड़े जो हैं जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, इससे कुछ जो है वो रिजल्ट्स निकाले, फर्स्ट से भी कुछ निकाले। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ने हमें ये बताया कि जो एटम होता है इसका ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। ठीक है, इसी वजह से ज्यादा जो है वो अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजरे। इससे उसने ये जो है इस ऑब्जर्वेशन से ये नतीजा निकाला। जो थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन थी उससे जो है वो उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ठीक है, किस तरह से किया, उसे लगा कि जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो जिससे टकरा के वापस आया है, नंबर 1 वो जरा एक तो काफी हैवी पार्टिकल है। नंबर 2, क्योंकि वो वापस आया, वो वापस क्यों आया, उसकी रीजन ये है कि देखो बच्चों, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी प्लस चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब सेम चार्जेस एक दूसरे के साथ हिट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये हीलियम के जो न्यूक्लियस हैं ये जाके न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे। हीलियम के जो एटम तो नहीं, हम कहेंगे हीलियम के जो न्यूक्लियस हैं ये अल्फा रेज हैं बेसिकली, हम इसको, वो जब न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे, एटम के न्यूक्लियस के साथ, तो हीलियम के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और जो है वो एटम के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसी रिपल्शन की वजह से वो जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। और ये पॉइंट नंबर 3 जो है, दिस लीड टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इससे पता चला कि न्यूक्लियस मौजूद है। दो बातों का पता चला। थर्ड पॉइंट से हमें ये पता चला कि एटम के सेंटर में कोई हैवी पार्टिकल है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 से ये पता चला कि उस हैवी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हैवी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज ना होता, तो सपोज नेगेटिव चार्ज होता, तो इन पॉजिटिव न्यूक्लियस को वो अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, क्योंकि वो टकराया और टकरा के बिल्कुल वापस आया, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। तो पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि कुछ जो पार्टिकल थे हीलियम के न्यूक्लियस, कह लो कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स या जिसको हम हीलियम के न्यूक्लियस कहते हैं, वो टकराए किसी सख्त चीज के साथ सेंटर ऑफ द एटम के अंदर और वापस आ गए।
और वो बहुत तादाद में कम थी। इससे ये पता चला कि एटम के सेंटर में कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है जिसकी वजह से वो वापस आए, और प्लस क्योंकि इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था तो वो जिस तरह से बाउंस बैक हुए उससे ये लगा कि जो सेंटर में हैवी पार्टिकल है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे दोनों के ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी न्यूक्लियस के ऊपर भी, तभी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इन 3 ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए, नंबर 1, एटम जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है रदरफोर्ड को पता चला कि ज्यादातर एटम खाली होते हैं, और इसी तरह से इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। अब उसके बाद से इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एटम का एक एटॉमिक मॉडल पेश किया गया जिसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। प्लैनेटरी मॉडल का मतलब है कि जिस तरह सोलर सिस्टम के अंदर सन के इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो इसने भी इसी तरह से जो है इमेजिन किया कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, अगर एटम के बाहर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व नहीं कर रहे होते तो न्यूक्लियस जो है वो इनको अट्रैक्ट करता, इन इलेक्ट्रॉन को, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर जाते जिसकी वजह से जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाता। तो इस वजह से रदरफोर्ड को लगा कि इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेटली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करना चाहिए, घूमना चाहिए। ठीक है, तो उसने इस तरह से एटम का एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसके अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस को सेंटर में रखते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब लास्ट में हम चीज सीखेंगे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कहते हैं नकाइस को, कि क्या नकाइस थे, क्या खामियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं क्या नकाइस, तो उसमें एक बात आप याद रखो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कम है। ठीक, और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होगी, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या डिफेक्ट था कि डिफेक्ट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, ये मुसलसल घूम रहे हैं, मुसलसल घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूम रहे हैं, तो मुसलसल जब घूमेंगे तो जाहिर बात है कि ये एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेज। यहाँ पे जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेंगे, इनके अंदर एनर्जी खारिज होगी, कम होगी ना भाई। एक जो पार्टिकल है वो मूव करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, और वो जो एनर्जी कम होगी, सपोज यहाँ पे इसकी 10 जाउल है, थोड़ी ही टाइम बाद 10-15 मिनट बाद सपोज हम कह लेते हैं कि 9 जाउल रह जाती है, तो 1 जाउल जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट होगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब पहले इस वाले रेडियस के अंदर मूव कर रहा था, तो जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये न्यूक्लियस के मजीद करीब वाले रेडियस में आना शुरू हो जाएगा, सपोज यहाँ पे। ठीक है, ये मूव करता करता जो है इस तरह से ये मूव करता करता जो है वो क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के करीब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है। और हमने देखा है कि न्यूक्लियस के करीब एनर्जी कम होगी, जब एनर्जी कम होती जाती है इलेक्ट्रॉन की तो ऐसे ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देता है जो न्यूक्लियस के करीब हो और जिसका रेडियस स्मॉल हो। तो पहले ये इस वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा था जब इसकी एनर्जी ज्यादा थी, जब इसकी एनर्जी कम हुई तो वो इस वाले ऑर्बिट में मूव करना शुरू हो गया जिसकी एनर्जी कम है। जब इसकी और एनर्जी कम होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो यही जो है डिफेक्ट था बोहर के एटॉमिक मॉडल का, कि बोहर ने जो है ना रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का यही एक डिफेक्ट था, जो बाद में इस पे को पॉइंट आउट किया गया कि इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल मूव करते जाएंगे तो दे विल एमिट एनर्जी। जब एमिट करेंगे एनर्जी को, एनर्जी खारिज करेंगे रेडिएशंस की फॉर्म में, तो इनकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब कम होगी तो ये न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो इन्होंने एक टाइम पे आके न्यूक्लियस में फॉल कर जाना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर जो मॉडल है एटम का वो कोलैप्स कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा।
तो एक ये डिफेक्ट था, ठीक है। होपफुली बच्चों आपको समझ आ चुकी होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन।